हाँ, प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग ऑलमोस्ट इसके एंड तक आ गए हैं। कल हमने 3.51 किया। आज सूत्र नंबर 3.52। एक मिनट, कहाँ है? 3.52। कल जो हमने कहा, स्थानीय उपनिमंत्रणे संग स्मय अकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, ये लास्ट हमने किया था। जहाँ चार टाइप्स ऑफ योगी भी हमने देखे थे। जहाँ पे वो कहते हैं कि जो स्वर्गवासी है वो आपको निमंत्रण देंगे, आमंत्रण देंगे, लेकिन वो अस्वीकार करना है। सिर्फ अस्वीकार नहीं करना, पर खुश भी नहीं होना है कि हमें स्वर्गलोक से आमंत्रण आया है। ये ख्याल रहे, ऐसा उन्होंने कहा था कल। अब 3.52 में वो कहते हैं, क्षण तत क्रमयोः संयमात विवेक जनम ज्ञानम। हाँ, सिंपल है। क्षण यानी एक एक क्षण जो होता है ना, वो तो उसका जो क्रम होता है, ये क्षण, फिर दूसरा क्षण, फिर तीसरा क्षण, चौथा क्षण, ये जो क्रम होता है उसका विवेक ज्ञान हमें प्राप्त होता है अगर उस पर हम संयम करें तो, या धारणा ध्यान समाधि करें तो। बाय संयम ऑन द क्षण एंड इट्स कंटिन्यूस फ्लो। तो क्षण क्या है और क्षण का क्रम कैसा होता है, इस पर जब हम संयम करते हैं, द योगी गेन्स द हायर नॉलेज बॉर्न फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पे विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान कौन सा है? एक ही विवेक ज्ञान होता है। आत्म क्या है, अनात्म क्या है, बस ये एक ही विवेक ज्ञान है बेसिकली। हाँ, कि आत्म क्या और अनात्म क्या। सो ऑफ द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ, दैट इज द ओनली vivek that he will talk about. Right? As the atom is the minutest particle of the matter, explanation अच्छा दिया उन्होंने यहाँ पे। The moment is the minutest particle of the time। तो जैसे कोई भी चीज वस्तु का ना अणु रूप उसका सबसे सूक्ष्म रूप होता है, तो वैसे समय का अगर सबसे सूक्ष्म रूप देखा जाए तो वो है एक क्षण। सीक्वेंस ऑफ मोमेंट्स कंटिन्यू कंस्टिट्यूट टाइम। और ये क्षण 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 जोड़ जोड़ कर बनता है समय। टाइम इज अ विकल्प। हम कहते हैं ना हमेशा, टाइम इज एन इल्यूजन। टाइम, समय कुछ होता नहीं, समय एक विकल्प है। ऐसा क्यों कहते हैं हम कि समय एक विकल्प है? क्योंकि एक समय पे दो क्षण अस्तित्व में नहीं हो सकते। ओके, टू मोमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट एट वन टाइम। एक समय पे मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही क्षण, फिर दूसरा क्षण। लेकिन ये जो जुड़ के आते हैं और बहते हुए लगते हैं हमको, जैसे कि वो समय बीता जा रहा है, इसका एहसास हमें होता है। सो टाइम इज अ विकल्प बिकॉज टू मोमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। सो इन ट्रूथ देर इज जस्ट वन मोमेंट। तो है तो क्षण एक ही, लेकिन अनेक क्षण जब एक दूसरे से जुड़कर आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि समय बीता जा रहा है। और इसलिए देर इज जस्ट द मोमेंट, एंड सो देर कैन ओनली बी द प्रेजेंट। देर कैन नॉट बी अ पास्ट एंड देर कैन नॉट बी अ फ्यूचर। अतीत हो नहीं सकता, भविष्य हो नहीं सकता, भूतकाल नहीं, काल ही नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी है एक क्षण है। क्षण की सच्चाई 100% है, लेकिन क्षण को जुड़ जुड़ के जो समय बनता है, अनेक क्षण जुड़ 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 के, वो एक विकल्प है, एक इल्यूजन है। दस टाइम इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ मोमेंट्स। बाय डूइंग संयमा ऑन बोथ वन इज एबल टू डिसर्न। दोनों पे संयम करने से विवेक मिलता है बिटवीन द रियलिटी, यानी वो जो क्षण है वो, एंड द इल्यूजन,
क्षण का क्रम है वो, क्रम होता ही नहीं। ठीक है। तो ये विवेक हमको मिलता है इस सूत्र में। वो बोलता है क्षण पे संयम करो, क्षण के क्रम पे संयम करो, आपके ध्यान में आ जाएगा कि क्षण ही सच्चाई है, क्षण का कोई क्रम होता नहीं। ये विवेक ज्ञान हमें उपलब्ध होता है। अगले सूत्र में ह्याच्याहून अधिक काही दिलंय का जान्हवी? नाही. त्या विवेकामुळे त्या वस्तूची भिन्नता च ज्ञान होतं. बरोबर आहे, क्षणाक्षणामुळे. बरोबर आहे, बरोबर आहे की वेगळे आहेत, प्रत्येक क्षण हा. वेगळे। सही। ऑल राइट। 3.53 में वो कहते हैं जाति लक्षण देशो, हाँ, जाति लक्षण देशो अन्यता अनवच्छेदात तल्ययोः ततः प्रतिपत्ति ही तुल्य, तुल्य है ना, तुल्ययोः ततः प्रतिपत्ति ही। यानी वो क्या कह रहे हैं, देखो जाति देश काल हमको पता है ना। जाति यानी स्पीशीज, लक्षण यानी एक खास जो गुण धर्म होता है वो, देश यानी उसकी जगह, यानी इस अस्तित्व में उस चीज की जगह, वो बनता है देश। अन्यथा इन अ डिफरेंट मैनर, अलग तरीके से, अनवच्छेदात अनडिफाइंड नॉट सेपरेटेड, हर चीज को या तो उसके गुणधर्म से हम पहचानते हैं, या तो उसके जाति से पहचानते हैं लक्षण से, या उसकी जगह जो है उससे हम उसकी पहचान करते हैं। लेकिन अनवच्छेदात, इससे उनकी पहचान नहीं होती है। तुल्य हो यानी एक जैसा, ततः उसमें से प्रतिपत्ति ही यानी ज्ञान या समझ हमें मिलती है। फ्रॉम दैट डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, विच डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, उस विवेक से, किस विवेक से? ये जो हमने 52 में जो देखा है ना, ये सत्य क्या है असत क्या है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ क्या है, ये जो विवेक हमें हुआ, तो ये विवेक ज्ञान में से कम्स द अवेयरनेस ऑफ द डिफरेंस और डिस्टिंक्शन बिटवीन टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। दो चीजें हैं एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे लग रही है, लेकिन इसमें भी फर्क है, इसका ज्ञान हमें होता है। विच आर नॉट डिस्टिंग्विश। अब एक ही जाति के लगते हैं, लक्षण भी उनके एक ही लगते हैं, देश भी उनका एक ही लगता है, लेकिन ये है दो अलग चीजें। फॉर एग्जाम्पल, द योगी बाय रियलाइजिंग द सटल डिफरेंस बिटवीन एटम्स, ही acquires knowledge of the तत्वस और of the past and future। दो अणु है, दो परमाणु है, दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दो अलग अणु परमाणु है। ये जब योगी को ज्ञान मिलता है, तब वो तत्व ज्ञान उसको मिल जाता है, तत्वों का ज्ञान। कौन से तत्व? ये जो पंच महाभूत और सारे के सारे जो 25 तत्व है, इन सारे तत्वों का ज्ञान उसे मिल जाता है, और भूतकाल और भविष्य का भी ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है। कभी? जब विवेक ज्ञान होता है तभी, जब विवेक आता है तभी। राइट। नेक्स्ट सूत्र 3.54, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च इति विवेकजम ज्ञानम। अब वो कहते हैं नॉलेज ऑफ द डिसर्नमेंट, विवेक ज्ञान इज इंट्यूजनल। ये जो विवेक ज्ञान है ये तारकम है। तारकम का मतलब होता है अंतर ज्ञान है, ये अंदर से पहचान में आता है, या अंदर से इसकी इसका पता चलता है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल थिंग्स, ग्रास्प्ड इंस्टेंटली एंड होली, ये जो विवेक ज्ञान है ना, उसका वर्णन वो यहाँ पे दे रहे। विवेक ज्ञान जो है, ये सबसे पहला तो तारकम है यानी अंतर ज्ञान है। दूसरी बात, सर्व विषयम, एक ही समय पे हर एक बात का पता चल जाता है। इसका जाति कौन, क्या है, लक्षण कौन है, क्या है, किधर है, कैसा है, सब, यानी उसका ओवरऑल इंस्टेंट एंड होल थिंग इज ग्रास्प्ड। हाँ, तो सर्व विषयम एंड ऑफ ऑल टाइम, सर्वथ, तो किधर गया वो शब्द, हाँ, सर्वथा, यानी हर समय का, कल कैसा था, आज कैसा है, कल कैसा होगा,
हर समय उसके अस्तित्व कैसा था वो पता चल जाता है। एंड इट हैज नो सीक्वेंस। और इस ये अक्रम होता है, अक्रम यानी जिसको क्रम नहीं है वो। तो विवेक ज्ञान ऐसा होता है। कैसा होता है विवेक ज्ञान? तारकम होता है, सर्व विषयम होता है, सर्वथा होता है, और अक्रम होता है। Exalted in understanding, clear in action, he dominates and transcends nature and reaches through yogic practices the light of the soul. हाँ, आत्मा का अब आत्मा तक पहुंचने का समय आ गया है। तो ये जब समझ में उसके आ जाता है, ये विवेक का ज्ञान जब समझ में आ जाता है, तो वो जो भी कर्म करेगा वो कर्म उसका एग्जैक्ट रहेगा। और प्रकृति, उसके लिए प्रकृति पे पूरी तरह से उसका नियंत्रण आ गया है। और ये योगिक प्रैक्टिस करते करते वो आत्म प्रकाश तक, लाइट ऑफ द सोल, यानी आत्म के तेज तक या आत्म के चैतन्य तक योगी पहुंच जाता है। और आई थिंक ये आखिरी सूत्र है 3.55, जिसमें वो कहते हैं, जस्ट वन सेक, 3.55 में वो कहते हैं, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम यानी क्या? With the attainment of equality between the purest aspect of sattva buddhi and the pure consciousness of purusha, there comes absolute liberation, and that is the end. तो अब साम्य यानी सब, साम्य इक्वल, बुद्धि का प्रकाश, चेतना, और चैतन्य आत्म प्रकाश, ये दोनों चीजें शुद्ध सत्व में आ जाती है। पूरी तरह से वो उन दोनों के प्रकाश में वो झलकने लगता है और कैवल्य प्राप्ति की तरफ चला जाता है। देयर कम्स एब्सोल्यूट लिबरेशन एंड दैट इज द एंड। व्हेन बुद्धि सत्व बिकम्स प्योर एज द पुरुषा एंड द टू अपीयर अलाइक, इट लीड्स टू कैवल्य और लिबरेशन। बुद्धि का सत्व और आत्मा का प्रकाश, ये दोनों चीजें चीजें जब उसे प्राप्त हो जाती है या वो वहां तक पहुंच जाता है, तो कैवल्य प्राप्ति आ जाती है। दिस प्यूरिटी एंड लाइकनेस डू नॉट बाय देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूट कैवल्य, बट आर द कॉज ऑफ इट्स अटेनमेंट्स। देखो, हमको लगता है चलो हो गया, आप पहुंच गए ओके, लेकिन हर बार पतंजलि हमें रोकते हैं, बोलते हैं रुको रुको रुको, अभी नहीं। तो ये दोनों एक जैसा है, ये कैवल्य प्राप्ति के लिए कारण बनता है। जब वो पहचानने लगता है कि बुद्धि की चेतना और आत्मा का चैतन्य, ये दोनों अलग अलग वो पहचानने लगता है, तब वो अब कैवल्य प्राप्ति के लिए तैयार हो गया है, ऐसा उसका मतलब होता है। अहम ब्रह्मास्मि, आई सेंस रिसेम्बलेंस पुरुषा, द सन इज फ्रीड फ्रॉम द क्लाउड। जैसे कि सूर्य के ऊपर से बादल हट गए हो, हाँ वैसा हो जाता है। when buddhi becomes like purusha, it ceases functioning. जब बुद्धि का जो तेज है वो पुरुष के तेज के सामने, बुद्धि का तेज शांत हो जाता है। तो बुद्धि जो है, अभी हम जैसे मनातीत कहते हैं ना, अब हम ये बुद्धि के तीतहा हो गए, यानी इसको पार कर गए। द पुरुषा रिमेन्स इन हिमसेल्फ। क्या रह गया? सिर्फ पुरुष रह गया। तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, स्थिर सिर्फ वही रह गया। हाईएस्ट गोल, एक पॉइंट यहाँ पे एक नोट लिखी है मैंने। हाईएस्ट गोल इज द एंड ऑफ दुख और क्लेश। ओके, एंड फॉर दिस तारक यानी ज्ञान एंड सिद्धिस विभूतिस आर नॉट नेसेसरी। देखो, हमारा हमको चाहिए क्या अल्टीमेटली? हमको दुख का अंत चाहिए। आप अगर उपनिषद पढ़ोगे ना, हमने कुछ कुछ उपनिषद पढ़े हैं जहाँ पे ऋषि कहते हैं ये साधना करो, इतने दिन तक करो, ये उपासना करो, ये तप करो। फिर वो साधक पूछता है ये करने से क्या होगा, तो वो कहते हैं दुख का अंत होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, दुख का अंत होना।
क्लेश का खत्म होना, यही अपने आप में कैवल्य के लिए हम तैयार हो गए। हाँ, तो हम भी अपना दुख कितने लेवल का है इसको मेजर कर सकते हैं। आज दिन भर में मुझे दुख कितनी बार हुआ, मैं रोज नोट बना के लिख सकती हूँ। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। जैसे हम स्ट्रेस नोट्स बनाते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डिड आई गेट ट्रिगर्ड टुडे। हाँ, ये कभी कभी मैं कोई कोई क्लाइंट को होमवर्क देती हूँ कि दिन भर में कोई कुछ तो भी बोला और आप ट्रिगर हो गए। आप ऐसा रोज कितनी बार होता है, फिर धीरे धीरे हफ्ते में कितनी बार होता है, तो मुझे भी पता चलता है कि क्लाइंट कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। हाँ, दिस इज वन ऑफ द होमवर्क्स दैट आई गिव देम। सो यहाँ पे वही वो बोल रहे हैं, हमारा आखिरी हमारा ध्येय है दुख या क्लेश का खत्म होना। और यहाँ पे वो नोट में ऐसे लिखा है कि दुख क्लेश खत्म होने के लिए न ज्ञान की जरूरत है, न विभूति की जरूरत है। डू यू अंडरस्टैंड? पूरा विभूति पार यहाँ पे हमने खत्म किया। कौन सी शक्तियां, कौन से विभूति हमको प्राप्त हो सकते हैं, सब देखने के बाद, सब बताने के बाद पतंजलि हमें कहते हैं कि क्लेश और दुख को खत्म करने के लिए ना ही ज्ञान की जरूरत है, ना ही विभूतियों की जरूरत है, सिद्धियों की जरूरत है, बिकॉज नाइदर कैन कंप्लीटली एनहिलेट क्लेश। क्योंकि ज्ञान अपने आप में दुख नहीं मिटा सकता। सिद्धियां विभूतियां अपने आप से दुख नहीं मिटा सकते। उनमें, उन साधनों में वो शक्ति ही नहीं है कि वो दुख का अंत कर सके। ओके। So that is the main thing that he is saying. That equality of the Purusha, then absolute liberation, and that is the end. तो ये बुद्धि सत्व जो है वो शांत जब तक नहीं होता, तब तक हम दुख का सामना करते रहेंगे। छोटा 1 पॉइंट 2 पॉइंट इधर उधर, कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है, दुख होता है। हाँ, ये चलते ही रहेगा। Which was a very good note. It made a lot of sense to me. कि फाइनली गौतम बुद्ध भी क्या ढूंढने गए थे, है ना? गौतम बुद्ध भी तो दुख का अंत कैसे हो, हाउ टू एंड सफरिंग, यही उनका क्वेस्ट था। पूरी जिंदगी का उन्होंने ध्येय बनाया कि लोगों को कैसे सिखाए कि आप दुख का अंत कर सकते हो करके। हम्म? इति श्री पतंजलि योग शास्त्रे विभूति निर्देशो नाम तृतीय पाद। तो ये यहाँ पे हियर एंड्स द विभूति पाद। विभूति पाद यहाँ पे समाप्त होता है। पतंजलि के 3 पाद हमने समाप्त किए, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद। अब एक आखिरी पाद रह गया है जो है कैवल्य पाद। दिस इज द फोर्थ एंड द फाइनल चैप्टर ऑफ पतंजलि योग सूत्र। इसमें 34 सूत्रस है। In the Light on Yoga Sutra, it is said that Patanjali establishes Bhakti Marga through Samadhi Pad, Karma Marga through Sadhan Pad, and Jnana Marga in Vibhuti Pad, and now in Kaivalya Pada, he describes Vairagya Marga or Virakti Marga। तो बहुत अच्छी तरह से बीके अयंगार के लाइट ऑफ योग सूत्र में ये बताया है। तो मैंने एक नोट बना ली यहाँ पे कि समाधि पाद के माध्यम से पतंजलि हमें विश्वास रखो ये समझाते हैं, भक्ति मार्ग दिखाते हैं, साधन पाद से वो क्या करना है उसके लिए, इसलिए कर्म मार्ग दिखा रहे हैं, विभूति पाद से ज्ञान मार्ग वो दिखाते हैं, और कैवल्य पाद में वो विरक्ति या वैराग्य कैसे, विरक्ति मार्ग हम कैसे अपना सकते हैं, ये मार्ग पर किस तरह चल सकते हैं, ये हम कैवल्य पाद में देखेंगे। बट आई फील दैट ऑल दीज थ्री आर इंटरवोवन इन ऑल द थ्री पादास, एंड इन कैवल्य ही डिस्क्राइब्स द एब्सोल्यूट इनडिविजिबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द योगी। हाँ, लेकिन ये तीनों मार्ग तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और मतलब भक्ति के बगैर कर्म नहीं, कर्म के बगैर ज्ञान नहीं, ज्ञान के बगैर भक्ति कर्म नहीं, तीनों एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और कैवल्य पाद में वो अद्वैत अस्तित्व, इसके बारे में हमें समझाते हैं। हम द्वैत की का अनुभव लेते हैं, डुअलिटी, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, बट देर इज एक्चुअली नो डुअलिटी, देर इज एवरीथिंग इज अद्वैत। तो ये अद्वैत अस्तित्व ये हमें सिखाते हैं। पतंजलि एंडेड द विभूति पादास लास्ट सूत्र विद द वर्ड कैवल्य। ऑलराइट। और 3.56 में उन्होंने कहा था सत्व पुरुषयो सिद्ध साम्य कैवल्यम इति। कैवल्य का मतलब होता है एब्सोल्यूट लिबरेशन, मोक्ष, निर्वाण, फ्रीडम, पूर्ण मुक्ति। ये कैवल्य शब्द का मतलब होता है। द वर्ड कैवल्य इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत केवल। केवल का मतलब होता है केवल, केवल एक, अलोन, और आइसोलेटेड, जिसको हम कहेंगे ना बस एक है, सब कुछ एक ही है, दो है ही नहीं। इसलिए ये पूरी दुनिया को, हमारे सारे अनुभवों को माया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दो है ही नहीं, एक ही चीज है। सो ये कैवल्य में वो केवल शब्द से कैवल्य शब्द आया है। राइट। द योगीज आत्मन कॉन्शियसनेस, जो योगी है, जो साधना कर रहा है, जो तप कर रहा है, उसका जो चित्त है, उसका जो आत्मन है, उसका जो कॉन्शियसनेस है, इज फ्री फ्रॉम ऑल वृत्तिस, free from three gunas, and through samyama, the art of becoming one with whatever and everything, he has attained viveka jnana, यानी illumined intelligence, and now he is ready for kaivalya. तो योगी जो है, जब वृत्ति से मुक्त हो जाता है और त्रिगुण से के पकड़ जकड़ में से भी वो जब मुक्त हो जाता है, वृत्ति खत्म है, त्रिगुण खत्म है, और जब वो संयम में आता है, संयम में आता है यानी क्या, उसको और इस पेड़ के पत्ते के बीच में कोई फर्क, जिस चीज पे उसकी आंख गिरेगी वो मैं ही हूं, जो दिखेगा वो मैं हूं। तो उस वो खुद में और उसके सराउंडिंग्स में वो कोई डिफरेंस ही उसको दिखता नहीं है। ऐसी अवस्था में जब वो आ जाता है, तब वो कैवल्य के लिए तब उसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस विवेक ज्ञान के आधार पर वो कैवल्य तक पहुंचने के लिए तैयार है। इट इज नॉट निगेशन और एनिहिलेशन। फ्रेंड्स, ये जरा कैवल्य शब्द जो है ना, इसको मोक्ष, मुक्ति, छूटना, बंधन से मुक्ति वगैरह वगैरह, हम काफी अलग अलग शब्दों में इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसका मतलब हम किसी चीज को काट रहे हैं, छांट रहे हैं, हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट निगेशन और एनहिलेशन। कैवल्य इज अ स्टेट ऑफ टोटल अवेयरनेस। कैवल्य वो अवस्था है जहां पे हमारी सजगता, हमारा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस 1000 टाइम्स, मतलब 100% पूरी तरह से हम सजगता में आ गए हैं। We are aware of exactly who we are. Exactly everything is the same as one, me. Everything is within me and I am within everything. सब कुछ में मैं समाई हूं, सब कुछ मेरे में समाया है। ये जो ये जो अनुभव भी नहीं कह सकते, ये अवस्था कहूंगी मैं, स्टेट ऑफ बीइंग कहूंगी। इस स्टेट ऑफ बीइंग में जब आ जाता है, तो इसको कहते हैं कैवल्य की अवस्था। द योगी हैज एन अमेजिंग फीलिंग ऑफ बीइंग वन विद द यूनिवर्स। ओके। तो वो जो सत्व पुरुषयो सिद्ध संयम कैवल्य इति, इसका मतलब होता है व्हेन द प्यूरिटी ऑफ इंटेलिजेंस इक्वल्स द प्यूरिटी ऑफ द सोल, द योगी रीचेस कैवल्य, सत्व पुरुष विवेक ज्ञान। अ, ऐसा जब हो गया है, लास्ट सूत्र में हमने देखा विभूतिपाद के, कि अब वो कैवल्य के लिए तैयार है।
एक और एक नोट यहाँ पे लास्ट लिखी है, उतना बताती हूँ और फिर रुकेंगे। इंटरेस्टिंगली एंड इन यूनिक स्टाइल, पतंजलि बिगिंस कैवल्यपाद विद द रीबर्थ ऑफ एडेप्ट्स और सिद्धांस। तो जिसको सब सर्व सिद्धि प्राप्ति हो गई है, उसके पुनर्जन्म हुआ है, और वहां से कैवल्यपाद की शुरुआत होती है। विभूति सिद्धि प्राप्त, मैंने मराठी में नोट लिखा है, विभूती सिद्धी प्राप्त केलेली आत्मा जेव्हा जन्म घेते, ते कसे आणि काय होते, ते इथे आपण कैवल्यपादात बघणार आहोत। तो ये जो सिद्धि प्राप्त किया है, जिसने विभूति प्राप्त किया है, ऐसा आत्मा जब जन्म लेता है तब कैसे और क्या होता है, वो हम कैवल्यपाद में देखेंगे। राइट। कैवल्यपाद का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, लेकिन सूत्र का पढ़ना हम कल शुरू करेंगे। या वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। राइट ममता, परफेक्ट है ना? हाँ, बहुत मस्त कनेक्टिविटी फ्रॉम वन फादर टू द अदर वन। हाय स्मिता। तो ये इट्स अ ब्यूटिफुल कनेक्टिविटी दैट वी हैव फाउंड ओवर हियर। ऑल राइट, कल टेक अ ब्रेक बोला था शेथ ने, और वी आर ऑन पेज नंबर 26। और हमने, हमारा समय भी समाप्त हुआ, इसलिए हम रुक गए थे। ओके। अब वो आगे क्या कहते हैं देखते हैं, कहाँ पे थे कल हमने। साइकोलॉजिकल एंड साइकिक एटमॉस्फियर्स एंड दिस एरिया इज सफिशिएंट। हाँ, तो वो बता रहे थे कि उनकी चेतना और जो रूबर्ट या जीन की चेतना है, इससे थोड़ा जब दूरी बनाते हैं तब वो जुड़ पाते हैं। हाँ, तो पूरी तरह उसमें समा नहीं जाते या उतर नहीं जाते, क्योंकि ऐसा उन्होंने किया तो वो संवाद नहीं कर पाएंगे या कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। जब भी हमको ना फ्रेंड्स किसी को ठीक से देखना है और वो बहुत नजदीक खड़ा है, तो हम उसे थोड़ा दूर हटा देते हैं। और अगर किसी को सुनना है और वो बहुत ही पास में बात करना है, तो हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और फिर बाद में उसको ठीक से सुन पाते हैं या देख पाते हैं। यहाँ पे एक चेतना दूसरी चेतना से जब कम्युनिकेट करती है, एक चेतना है जो शरीर में है, और एक चेतना है जिसका शरीर नहीं है। और जब ये दोनों को जुड़ना है, तब उनमें भी डिस्टेंस होना ये जरूरी बन जाता है। उस बात को उन्होंने कल समझाया था। ऑलराइट। तो अब वो वापस आ गए, और हमने एक लाइन मैंने आपको पढ़ी थी लास्ट में, वो ये थी, क्रिएशन एंड पर्पस परसेप्शन आर फार मोर इंटीमेटली कनेक्टेड देन एनी ऑफ योर साइंटिस्ट रियलाइज। क्रिएटिविटी आप समझते हो, राइट? जब कुछ नया बनाते हैं, नवीन घडवतो काहीतरी, दॅट इज अवर क्रिएटिव्हिटी। मग कॅनव्हस तुमचा कुठलाही असो, माध्यम तुमचं कुठलंही असो, आपका को जो भी आपका माध्यम रहे, जो भी आपका टूल ऑफ एक्सप्रेशन रहे, क्रिएटिविटी ये एक बात है। और परसेप्शन यानी देख पाना या नजरिया जिसको हम कहेंगे, ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हें दृष्टिकोण नहीं है, अगर तुम्हें परसेप्शन नहीं है, तो तुम कुछ बना भी नहीं पाओगे। कभी कभी हम कहते हैं ना लोगों को, लोगों के बारे में, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट अगर है, तो हम क्या कहते हैं, अरे उसका विजन बहुत अच्छा है। अब आर्किटेक्चरल डिजाइन ये उसकी क्रिएटिविटी है, लेकिन वो क्रिएटिविटी उसके विजन के वजह से है। या कोई बिजनेसमैन है, हाँ, जो अपना बिजनेस इतना फास्ट ग्रो करता है, वो बिजनेस को इतना बढ़ाना, ये उसकी क्रिएटिविटी है। लेकिन किसी भी क्रिएटिविटी को परसेप्शन या विजन ये होना बहुत जरूरी है। तो वही बात शेठ यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी और परसेप्शन का बहुत निकट का नाता है। ये अभी आपके साइंटिस्ट लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। It is quite true that your physical senses create the reality that they perceive. ये सच बात है। हमारे इंद्रिय, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये हमारे इंद्रिय जो है ना,
वही जो हमें दिख रहा है वो हमारे इंद्रियों ने खड़ा किया है, हमारे इंद्रियों ने उसे बनाया है। Our sense organs have created our reality. A tree is something far different to a microbe, a bird, an insect, and a man who stands beneath it. देखो, एक वृक्ष है, वो अलग है। उस पर रहने वाले शायद चींटियां हो या और सूक्ष्म कीटाणु हो, वो अलग है। पक्षी अलग है। और उसके नीचे खड़ा हुआ इंसान जो है वो भी अलग है। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट द ट्री ओनली अपियर्स टू बी डिफरेंट। अंडरलाइन किया है अपियर्स। आपको ये वृक्ष सिर्फ अलग दिखाई देता है, ये सच बात नहीं है। इट इज डिफरेंट। ये अलग ही है। एक पक्षी और एक वृक्ष एक ही है ऐसा नहीं है, दोनों अलग है। यू परसीव इट्स रियलिटी थ्रू वन सेट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेंसेस। और हम ये वृक्ष को वृक्ष की तरह पहचानते हैं, पक्षी को पक्षी के रूप में पहचानते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि इसे पहचानने के हमारे पास इंद्रिय है, खास इंद्रिय है। दिस डज नॉट मीन that its reality exists in that form and in any more basic way than it exists in the form perceived by the microbe, insect, or bird. You cannot perceive the quite valid reality of that tree in any context but your own. This applies to anything within the physical system that you know. जो भी बाकी के जीवात्मा है, वृक्ष है, पेड़ पौधे, अ, कीटाणु है, पक्षी है, मछलियां हैं, ये जो भी बाकी के जीवात्मा है ना, ये अलग है। ये हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं हम क्या है, और ये हमसे अलग है। सो हम रेफरेंस पॉइंट बनते हैं। हमारे रेफरेंस में ये मेरे जैसा नहीं दिखता। आपको वो कहानी पता है ना कि एक शेर का बच्चा खो गया, और फिर एक अब मुझे याद नहीं है, शायद बकरी होती है, वो उसे आ, पालने लगता है अपने बछड़े के साथ। और फिर वो भी मैं करते फिरता है। और एक दिन जब वो पानी के पास जाता है और अपनी प्रतिमा देखता है, तो कहता है, अरे यार, मैं तो अलग हूँ। मैं तो मेरी मम्मी पापा भाई बहनों जैसा नहीं दिखता, है ना। तो वो उस बछड़े जैसा नहीं दिखता हूँ। मैं तो अलग दिखता हूँ, यानी मैं कोई और हूँ। तो तब वो पहचानता है। सो ये आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। नो, स्मिता, प्लीज टेल अस। Aarti, sorry, but you made a slight mistake. यस, यस। The tree is something different. हे जे वाक्य आहे ना हे तू घाईघाईत वाचलंस मला वाटतं. इट हाँ, इज डिफरंट टू अ मायक्रोब टू अ बर्ड. म्हणजे हाऊ द मायक्रोब लुक्स एट द ट्री, हाऊ द बर्ड लुक्स एट द ट्री, हाऊ द ह्यूमन लुक्स एट द ट्री इज ऑल डिफरेंट. राइट, राइट, बट Not that they are different. Their नो, way of looking at the tree is different. everyone looks at each other differently. All Huh. species will look at each other differently. But the main point he says over here, you cannot perceive the quite valid reality of that tree in any context but your own. Huh. The next So, line. so Yeah, yeah. So from your context, you will see the tree as correct, something different. The correct. microbe will see the tree as As something very something different. different. Very true. The Very true. the, जिसका the जैसा bird. नजरिया। सही बात है। बिल्कुल सही है। पक्षी को वृक्ष अलग दिखेगा, उस कीटाणु को वो वृक्ष अलग दिखेगा, और हमें वो वृक्ष अलग दिखेगा। लेकिन जो भी हम देखेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे। यानी जो अभी स्मिता जी ने समझाया वो, दिस अप्लाइज टू एनीथिंग विद इन द फिजिकल सिस्टम दैट यू नो। और ये सत्य है हर एक चीज के लिए, हर एक जीवात्मा के लिए। वो हर जीवात्मा अपने नजरिए से बाकी के जीवात्माओं को देखेगा। राइट, ओके। इट इज नॉट दैट फिजिकल रियलिटी इज फॉल्स। हम कहते हैं ना, ये दुनिया एक माया है,
यानी माया है तो झूठी है, गलत है, नहीं, वो मतलब नहीं होता. इट इज दैट द फिजिकल पिक्चर इज सिंपली one of an infinite number of ways of perceiving the various guises through which consciousness expresses itself. हरेक जीवात्मा अपनी अपनी तरह से व्यक्त होता है. ओके, वही बात हुई यहाँ पे कि एक तरीका है देखने का. अब जैसे ये वृक्ष का ही उदाहरण ले लेते हैं, जो अभी स्मिता जी ने कहा कि एक कीटाणु को वो वृक्ष अलग दिखेगा, एक पक्षी को वो वृक्ष अलग दिखेगा, और हमें वो वृक्ष अलग दिखेगा. क्यों? क्योंकि हमारे सब पर वो वृक्ष, उस तीनों को जो भी अलग अलग दिख रहा है ना, वो एक सच्चाई है. यहाँ पे झूठ कुछ भी नहीं है, लेकिन पूर्ण सत्य भी नहीं है. ये वो बात यहाँ पे कहने लगे. इट्स नॉट कंप्लीट ट्रुथ. इसको ना हमने, इट इज अ रिलेटिव ट्रुथ. दो टाइप ऑफ सत्य बताए हैं, एक परम सत्य और दूसरा है रिलेटिव ट्रुथ. यस स्मिता, यू पुट योर माइक ऑन. से कम ऑन, टेल. Simply like the three blind men. The blind men, they see the elephant differently. So हाँ, one says that this is करेक्ट. a rope. One यस. says it's like a fan. हाँ, One says like a खरखरीत असतो. करेक्ट So करेक्ट. टेक्सचर that इज अलग, according एवरीथिंग. to how we perceive it, we see. यस. यस, परफेक्ट एग्जाम्पल. हाँ, जैसे वो अंधे है ना, अंधे लोग होते हैं और वो हाथी को हाथ लगाते हैं, जो हिस्सा उनके हाथ आता है वो यानी हाथी की पहचान, ऐसा वो समझते हैं. तो ये पूर्ण सत्य नहीं है. ये हमने इनसाइट्स इनटू भगवत गीता, विमला जी ठकार का, जो बहुत समय पहले हमने पढ़ी थी, वहां पे ये ट्रुथ उन्होंने बहुत सुंदर समझाया था. अब फॉर अस एवरीथिंग इज अ रिलेटिव ट्रुथ. इट इज नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ. दो शब्द उन्होंने दिए थे, रिलेटिव ट्रुथ एंड अल्टीमेट ट्रुथ. अल्टीमेट ट्रुथ यानी परम सत्य. ओके, सो यहाँ पे श्वेत कह रहे हैं किसी भी चीज को देखने के हजारों दृष्टिकोण होते हैं. हाँ, हम कहेंगे 360, राइट. ये दृष्टिकोण होते हैं. द फिजिकल सेंसेस फोर्सेस यू टू ट्रांसलेट एक्सपीरियंस इनटू फिजिकल परसेप्शंस. तो हमारे जो इंद्रिय है, हाँ, आंख कान नाक वगैरह, द फिजिकल सेंसेस दे फोर्स यू टू ट्रांसलेट एक्सपीरियंस. हर अनुभव को हम भौतिक नजरिए से देखते हैं, फिजिकल परसेप्शन से हम देखते हैं. हमें जैसा दिखता है वैसा हम अनुभव लेते हैं, या उस अनुभव को अम, व्यक्त मतलब एक्सप्रेस करते हैं, या अनुभव के बारे में बताते हैं. द इनर सेंसेस ओपन योर रेंज ऑफ परसेप्शन, अलाउ यू टू इंटरप्रेट एक्सपीरियंस इन अ फार फ्रीयर मैनर, एंड टू क्रिएट न्यू फॉर्म्स एंड न्यू चैनल्स थ्रू विच यू और एनी कॉन्शियसनेस कैन नो इट सेल्फ. अब हम सबको, अभी तक हमने जो पढ़ा, हम सबको मालूम है कि मेरे नजरिए से मेरा अनुभव रहेगा. अगर मैं अपनी जगह बदल देती हूँ, सपोज एक स्टेज है, एक स्टेज या अपने घर का हॉल ले लो, वहां पे मम्मी पापा भाई बहन और भी कोई मेहमान आया हुआ, ये लोग सब बैठे हैं, और कुछ वहां पे घटित हो रहा है. बाद में अगर आप हरेक को पूछोगे, एक साथ किया हुआ अनुभव सब अलग अलग एक्सप्लेनेशन देंगे. क्यों? क्योंकि हरेक की पोजीशन अलग थी, और इसलिए उनका अनुभव अलग बना. अब यहाँ पे शेठ ये समझा रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. शेठ ये समझा रहे हैं अलग अलग भी एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हरेक को संपूर्ण सत्य क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हर एक अपनी आंखों से देख रहे थे, अपने कान से सुन रहे थे, अपने स्पर्श ज्ञान से जान रहे थे. तो इंद्रियों से, हमारे साधनों से हम अनुभव कर रहे थे. अब हमको ऑलरेडी शेत ने बताया है, हमारे उपनिषदों में हमने पढ़ा है, हम जानते हैं ये पांच इंद्रिय, इतने ही ज्ञान के साधन हमारे पास नहीं है. हमारे पास टेलीपैथी है, हमारे पास इंट्यूजन है, हमारे पास सिक्स सेंस है, हमारे पास गट फीलिंग है,
हमारे पास अंतर्ज्ञान के साधन है। ओके, इंट्यूटिव नॉलेज। और अगर वो कह रहे हैं यहाँ पे, अम, अगर अंतर्ज्ञान के साधनों का उपयोग किया जाए, दैट मीन्स द इनर सेंसेस ओपन्स योर रेंज ऑफ परसेप्शन। अगर अंतर्ज्ञान के साधनों का उपयोग किया जाए तो हम नए नई चीजें बना सकते हैं, हम नए रूप खड़े कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट न्यू फॉर्म्स एंड न्यू चैनल्स थ्रू विच यू और एनी कॉन्शियसनेस कैन नो इटसेल्फ। तो अंतर्ज्ञान से मैं एग्जैक्टली हूं कौन, मैं एग्जैक्टली हूं क्या, ये हम जान सकते हैं। इसके अनेक माध्यम है, खुद को जानने के अनेक माध्यम है, हम जानते हैं अनेक साधन है। अभी अभी हमने सूत्र में कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये सारे मार्गों के बारे में, तो ये एक एक मार्ग है, लेकिन कोई भी एक मार्ग परिपूर्ण नहीं है, उसको दूसरे की साथ की जरूरत है। राइट। तो यहाँ पे वो वही बोल रहे कि अगर अंतर्ज्ञान से तुम व्यक्त होने लगोगे, ऑपरेट होने लगोगे, when you begin to operate from your inner senses, you will create new forms and open new channels within your consciousness, and to know itself. ठीक है? Consciousness is, among other things, a spontaneous exercise in creativity. कितना ये जो कॉन्शियसनेस है, जिसे हम सजगता, बहुत ही थोड़ा सा ऊपर ऊपर का शब्द कहेंगे, या चेतना कहेंगे, या चैतन्य कहेंगे इसे, इसमें कितनी शक्ति है और इसका कितना महत्व है, ये हम बार बार, जितनी भी अभी तक हमने जो भी किताबें पढ़ी है, तिक नाथ हान की हमने कॉन्शियसनेस अवेयरनेस की किताब पढ़ी, हाँ, जिसमें अलग अलग टाइप के उन्होंने मेडिटेशंस दिए। सारे मेडिटेशंस का ध्येय क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? The objective is the same: to improve, to increase your consciousness, your awareness. That is all we are doing. The actual book of Thich Nhat Hanh was on the healing of the inner child. लेकिन बात क्या कर रहे थे वो? कॉन्शियसनेस। बिकॉज ये कॉन्शियसनेस, ये जो चैतन्य है, ये जो हमारी चेतना है, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, इट्स अ स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज इन क्रिएटिविटी। उत्स्फूर्त हम चीजें बना सकते हैं, उत्स्फूर्त हम सब कुछ बना सकते हैं। जो भी हम व्यक्त करना चाहे, एक्सप्रेस करना चाहे, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कॉन्शियसनेस को, वो बाकी बहुत चीजें हैं कॉन्शियसनेस, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं अमंग अदर थिंग्स इट इज अ स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज इन क्रिएटिविटी। सिर्फ सजग हो जाओ, सिर्फ कॉन्शियसनेस में आ जाओ, फिर अवेयरनेस में आ जाओ। आज ही एक क्लाइंट से मैं बात कर रही थी, मैं बोली आपके पास दो चॉइस है। या तो आप लाइफ में कितना स्ट्रेस है, इसका कंप्लेन, इसका क्रिटिसिज्म, ये हुआ रिलेशनशिप में, वो हुआ, मेरे साथ बचपन में ये किया गया, वो किया गया, मेरे पूर्वज ऐसे थे, माँ बाप वैसे थे। या तो ये सब आप बताते रहोगे और मैं उसको उगू उगू, कहते हैं ना हमारे, हरे हरे। मैं बोली उसके लिए मैं नहीं हूं। मैं अगर आपको श्वसन करने को कह रही हूं, या मैं आपको अगर एफर्मेशंस करने को कह रही हूं, तो अंदर से मैं आपको स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। हमने एक शब्द पढ़ा था एडमेंटाइन सूत्र में कल परसों, वज्र की तरह स्ट्रांग बन जाओ। तुम अंदर से जब वज्र की तरह स्ट्रांग बन जाओगे, तो कितने भी चैलेंजेस आने दो, हंसते हंसते जिंदगी बीत जाएगी। तुम अपनी क्रिएटिविटी, अपना एक्सप्रेशन, अपना फ्रीडम, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। फिर तुम्हें लगेगा ये क्या, मैं छोटा छोटा रोना लेके बैठ गई। राइट। यहाँ पे कॉन्शियसनेस ही पढ़ाते हैं, प्राणायाम के माध्यम से, बॉक्स ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, एफर्मेशंस, मिरर वर्क, आई लव यू, कितनी सारे उपाय हैं हमारे पास। व्हाट आर वी डूइंग थ्रू दोज प्रैक्टिसेस?
manifestation meditation which Dr. Joe Dispenza gave us, becoming supernatural, आखिर में था क्या? कॉन्शियसनेस को इतना बढ़ा दिया कि जो दूसरों को नहीं दिखता है वो हमें सब दिखने लगा, अलग डायमेंशंस हम देख पाए। जो डिस्पेंसा को अलग अलग डायमेंशंस में एंट्री मिल गई। अगर कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं, अगर हम हमारा अवेयरनेस बढ़ाते हैं, ये बात वो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं मेरे हिसाब से, कि कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, बाकी सब इजी। यस मीता, प्लीज प्लीज, बोल बोल। So, I'd like to give a very simple example Right. of what it means by a spontaneous exercise in creativity. Okay. Now, continuously we are creating our reality, continuously, all of the time. Right. Kaise? Now, I'll give you an example. Okay. Now, we label people and we feel this is how the person is. So, and another person says, okay, we might say, oh, she's very strict or she's very critical. And another person will say, oh, she's very soft. Okay. So according to our, जैसे हमें लगता है वो व्यक्ति है, वैसे ही वो व्यक्ति हमारे साथ पेश आती है. That is our creativity. For example, मेरे मदर इन लॉ थे, वो काफी स्ट्रिक्ट थे. So even ओटे पर अगर एक दूध का बूंद गिरा है तो वो कहेंगे ये क्या है. ओके, ये क्या है. ओके, दिखता है फिर भी उनको वो डांटना होता था, तो ये क्या है. सो जब मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये किताब, बेसिक किताब पढ़ी, ओके, सो एट दैट टाइम आई realized that because I keep feeling that she's like that, she keeps on behaving, वो वैसे ही मेरे साथ करते हैं. तो एक बार मेरे हाथ से धड़ाम करके दूध का पूरा पतीला गिर गया, और दूध में उनकी बहुत जान होती थी, पूरा पतीला. अब मैंने एक सेकंड सोचा कि अब वो आएंगे और क्या होगा पता नहीं. और उस समय मैंने मेरा थॉट, मेरा फीलिंग, मेरा डर उसको निकाल दिया. और अपने आप से कहा कि ठीक है, आएंगे, चिल, शी इज गोइंग टू बी ओके विद इट. ओके. वो अंदर आए रूम में से बाहर देखने के लिए, और सिर्फ देखा और चले गए, विदाउट अ कमेंट, विदाउट एनीथिंग एंड विदाउट एंगर, यू नो. तो ये क्रिएटिविटी के बारे में सेट कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग. हम कंटिन्यूअसली क्रिएट कर रहे हैं. हमारे आजू बाजू जो भी हो रहा है, घट रहा है, हमारे साथ जो भी हो रहा है, या वही हमारी क्रिएटिविटी है. हाँ, हमारी रियलिटी ही हमारी क्रिएटिविटी है. हाँ, हाँ. यस, वंडरफुल. यस, वेरी सिंपली एंड ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड. या तो बिल्कुल सही. जिंदगी जो हमारे साथ हो रहा है वही हमारी क्रिएटिविटी है. एंड वो कौन कर रहा है? हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस, और हमारा फिर वो साधन, जैसे स्मिता जी ने बताया, थॉट इज वन ऑफ द टूल्स दैट इज बीइंग यूज्ड बाय आवर कॉन्शियसनेस, और इमोशन इज वन ऑफ द टूल्स दैट आवर कॉन्शियसनेस यूजेस टू मेक दैट क्रिएटिविटी, to make that reality, right? And feeling. Yeah, emotions, feelings. Yeah, bilkul. Yeah, all right. So, consciousness is, among other things, a spontaneous exercise in creativity. You are learning now, in the three-dimensional context, the ways in which your emotional and psychic existence can create varieties of physical forms. अब देखो, ये जो हमें बिल्कुल सच नहीं लगता, वो बात यहाँ पे सच्चाई है करके वो पेश कर रहे हैं. वो कह रहे हैं, तुम्हारे जो थ्री डायमेंशनल दुनिया है उसमें तुम अभी सीख रहे हो कि तुम्हारे भावनिक अस्तित्व, तुम्हारा मानसिक अस्तित्व है, इसमें से तुम तुम्हारी सच्चाई बनाना सीख रहे हो. एग्जैक्टली व्हाट स्मिता एक्सप्लेन नाउ, कि जब तक ये था कि नहीं, मेरी सास बहुत स्ट्रिक्ट है और वो ताना मारेगी या कुछ बोलेगी, तब तक वो बोलती रही. ये स्मिता ने उस चीज को बनाया था. और जब उनको ये ध्यान में आया कि मेरी सच्चाई मैं ही बना रही हूं, तो उन्होंने उसको बदल डाला कि वो आएगी पर गुस्सा भी नहीं होगी और कुछ बोलेगी भी नहीं, और वैसा ही हुआ.
तो वो दिस इज, तो वो यहाँ पे श्वेत कह रहे हैं हम ये सीख रहे हैं। तो ये जो पृथ्वी तत्व है, ये जो भूलोक है हमारा, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? हाँ, हमें लगता है टूरिंग, पार्टिंग, शादी, बच्चे, बट बेसिकली वी आर हियर टू लर्न हाउ टू क्रिएट थ्रू अवर कॉन्शियसनेस, right? This is what he is saying over here, that how we are learning to create in this three-dimensional context. You manipulate within the psychic environment, and these manipulations are then automatically impressed upon the physical mold. ये जो मैनिपुलेशन शब्द यहाँ पे यूज किया है, स्मिता जी ने क्या किया? मैनिपुलेशन ही किया। अपने मन, ऐसा मन उनका जा रहा था, उसको मोड़ दिया। तो ये जो मोड़ना है, बदलना है, ये मैनिपुलेशन होता है। हमारे माइंड जो हमारा साधन है, हमारी भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स जो हमारा दूसरा साधन है, मनोमय कोश के दोनों हिस्से बनते हैं। ये जो है, ये हमारे साधन हम यूज करते हैं, उनका मैनिपुलेशन करते हैं हमारी सच्चाई बनाने के लिए। नाउ योर एनवायरनमेंट इज इन इट सेल्फ क्रिएटिव इन अ डिफरेंट मैनर्स देन योर्स। अब ये दूसरी बात जुड़ के जो आई है उसको समझते हैं। मैं मैनिपुलेट करती हूँ अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, मेरा सत्य बदलने के लिए या मेरा रियलिटी चेंज करने के लिए। लेकिन जो पहले जो थी रियलिटी, वो मैंने नहीं बनाई थी, ऐसा मतलब नहीं होता। वो अब भी की जो सच्चाई है वो भी मैंने बनाई है, उसको बदलने का काम भी मैं ही करूंगी, और बदल के अलग भी मैं ही उसे बनाऊंगी, राइट? तो मेरी सच्चाई मैं मैनिपुलेट करके ट्रांसफॉर्म करती रहूंगी, चेंज करती रहूंगी। इसी चीज को उन्होंने शब्द दिया है क्रिएटिविटी। ये मेरी क्रिएटिविटी है जो मैं कर रही हूं। लेकिन मैं ये कर रही हूं, इसका मतलब ये जो बाहर की दुनिया है उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है क्या? नहीं, उनकी भी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉन्शियसनेस अवेयरनेस हूं, अगर मैं सच्चित हूं, तो हर एक वस्तु, हर एक विषय, हर एक व्यक्ति, ये भी सब क्रिएटिव है, ये भी सच्चित है, ये कॉन्शियसनेस है। और ये कॉन्शियसनेस होने के वजह से उनकी भी अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। ठीक है? तो स्मिता जी ने समझो जैसे, बेटा ते नैपकिन घाल तरसदार बंद रहना, जैसे मैनिपुलेशन किया और सास का अप्रोच बदल डाला। ओके, सास के पास खुद के साधन है मैनिपुलेट करने के लिए, है बदलने के लिए। हर एक वस्तु जो है, टेबल, चेयर, ट्री, बर्ड्स, हर एक चीज की अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि हर एक चीज में कॉन्शियसनेस है, सजीव निर्जीव हर चीज में कॉन्शियसनेस है। ऑलराइट, सो योर एंड अवर एनवायरमेंट, you manipulate within the psychic environment, and these manipulations are then automatically impressed upon the physical mold. Now our environment is in itself creative in a different manner than yours. I'm sorry, हाँ, जो पर मैंने जो समझाया वो भी गलत नहीं है। शेत कह रहे हैं हमारा जो, मैं जहां रहता हूं, मेरी दुनिया की जो क्रिएटिविटी है, वो तुम विचार और भावनाओं के माध्यम से ये बदलाव लाते हो। मेरी दुनिया की क्रिएटिविटी थोड़े अलग प्रकार से चलती है। योर एनवायरमेंट इज क्रिएटिव इन दैट ट्रीज विल बेयर फ्रूट्स, बराबर, जो मैंने पहले समझा दिया। ठीक है, योर एनवायरमेंट इज क्रिएटिव इन दैट ट्रीज बेयर फ्रूट, दैट देर इज अ सेल्फ सस्टेनिंग प्रिंसिपल, दैट द अर्थ फीड्स इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल, देखो वृक्ष भी तो, उनको तो भी, पेड़ों पे तो भी फल लगते हैं, वो पेड़ों की क्रिएटिविटी हो गई, राइट? और पृथ्वी जो है, वो तत्व अपने आप में ऐसा है जो सबको पोषण देता है, राइट? फीड्स इट्स ओन। जो भी पृथ्वी से निकाला है उसको
जिंदा रखना, उसका पोषण करना, ये उसका काम है। द नेचुरली क्रिएटिव एस्पेक्ट्स आर द मटीरियलाइजेशंस ऑफ द डीपेस्ट साइकिक स्पिरिचुअल एंड फिजिकल इंक्लिनेशंस of the species set up in your own terms eons ago and part of the racial bank of psychic knowledge। अब वो क्या कहते हैं कि ये सारा जो प्रकृति जिसको हम कहते हैं, ये प्रकृति नेचुरली क्रिएटिव एस्पेक्ट, ये प्रकृति के हम कहते हैं ना प्रकृति में कितनी विविधताएं हैं, तो ये प्रकृति का जो महत जिसको हम कहते हैं, मूल प्रकृति में से सब कुछ निकला है, ऐसा हम समझते हैं, राइट। तो ये जो सब कुछ निकला है, ये जो व्यक्त हुआ है, ये हर जाति अनुसार होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंक्लिनेशन ऑफ द स्पीशीज। अब पृथ्वी तत्व पे जो भी एवोल्यूशन हुआ, जो भी स्पीशीज आते गए, उन स्पीशीज के साइकिक, स्पिरिचुअल और फिजिकल इंक्लिनेशन के हिसाब से लाखों साल पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, इस क्रिएटिविटी की शुरुआत हुई। और ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान हमारे में डीएनए के माध्यम से, एक से मतलब एक वृक्ष का ज्ञान दूसरे वृक्ष को, एक इंसान का ज्ञान, तो हर जाति जीवात्मा वो ज्ञान अपने जातियों के हिसाब से वो देते गए, और ये हजारों साल पहले हो गया, राइट। द नेचुरली क्रिएटिव एस्पेक्ट्स आर द मटीरियलाइजेशंस। तो ये कैसे हुआ? डीपेस्ट साइकिक, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल इंक्लिनेशन ऑफ द स्पीशीज। इसमें मानसिकता आई, इसमें आत्मिक ज्ञान और आत्मिक शक्ति ये भी आ गई, और शारीरिक लिमिटेशन। वृक्ष चल नहीं सकता, प्राणी चल सकता है, इंसान चल सकता है। तो वृक्ष जीवात्मा है, एक जाति है, लेकिन वो उसकी क्षमता हमारे से थोड़ी कम है, लेकिन है सब कुछ कॉन्शियसनेस। तो हर एक चीज व्यक्त होगा ही होगा, क्रिएटिविटी हर एक की होगी ही होगी। ऑलराइट। और ये जाति, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि नेचुरली क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्पीशीज एंड अ पार्ट ऑफ द रेशियल बैंक ऑफ साइकिक नॉलेज। ये जो ज्ञान है ना, वो हमारे पूर्वज से हमको मिलते गया, और हम आगे अब हमारे बच्चों को देते जाएंगे। तो इस तरह से पास ऑन होता है ये ज्ञान, और एक दुनिया तैयार हो जाती है। अब ये इतने वर्षों से हो रहा है कि हमको लगता है हमने कुछ नहीं किया, ये पहले से था, हमारे आने के पहले से था। लेकिन हर जाति ने अपनी दुनिया बनाई है। अगर पेड़ों ने जंगल बनाया है, तो हमने, मनुष्य ने अपनी दुनिया अलग से बनाई है। हमारे यहाँ बिबट्या बहुत आता है, उसने अपनी दुनिया अलग से बना ली है। अब वो, हमने उस पर अतिक्रमण किया, वो हमारे पे अतिक्रमण कर रहा है। लेकिन अगर एक सेंटेंस में मैं बोलूं, तो मूल प्रकृति जो महत है, वो अपने आप को व्यक्त करके रहेगी अलग अलग जाति अनुसार। जी ममता, बताइए। ओके, आई थॉट यू आर सेइंग समथिंग। इज दिस ओके स्मिता? वुड यू लाइक टू इलैबोरेट? या, we endow the elements of our environment with an even greater creativity that is difficult to explain। तो तुम्हारी दुनिया तुम्हारे ध्यान में आ गई कि कैसे हर जाति ने अपना ज्ञान अगले आने वाली पीढ़ियों को देते 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 ये दुनिया बन गई। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है, मूल तत्व है। हमारी दुनिया में हमारे पास और कहीं अधिक तत्व है जिनको समझाना मुश्किल है, और जिन तत्वों के आधार पे हम हमारी क्रिएटिविटी करते हैं। तो हमारी क्रिएटिविटी, हमारी दुनिया के साधन कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक तेज, कहीं अधिक विविध होने के कारण हमारी क्रिएटिविटी भी उस हिसाब से है। तो तुम्हारे फिजिकल रियलिटी के हिसाब से तुम्हारी क्रिएटिविटी है, और उससे हिसाब से फिजिकल रियलिटी तुमने बनाई है, वैसे ही हम भी वैसे ही बनाते
है. वी डू नॉट हैव फ्लावर्स दैट ग्रो, फॉर एग्जाम्पल. जैसे एक अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं, वो बोल रहे हैं हमारी दुनिया में फूल नहीं उगते, मतलब फूल नहीं होते, राइट? फ्लावर्स, वी डू नॉट ग्रो फ्लावर्स. बट द इंटेंसिटी, द कंडेंस साइकिक स्ट्रेंथ ऑफ अवर साइकोलॉजिकल नेचर्स फॉर्म्स न्यू डायमेंशंस ऑफ एक्टिविटी. लेकिन हम, आप फूल फल उगाते होंगे, हम, हमारे, हमारी जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो कंडेन्स्ड है. कंडेन्स्ड है बोला तर काय म्हणणार त्याला? गुड है, थिक है. हं? काय बोलली स्वाती? बोल. कंडेन्स म्हणजे आकुंचन पावलेला किंवा छोट्या म्हणजे त्याचं जय, आपण हा, सॉलिडिफिकेशन करून या कमी ह्याच्यात आणतो. घनीकृत घन, घन, घन. घनीकृत घनीकृत हो. यस, आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट वर्ड. घन, घन है. हाँ, बहुत ज्यादा ताकत होती है. जो भी चीज घन होती है उसमें ताकत भी ज्यादा होती है. सो व्हाट ही इज सेइंग दैट हमारी, हम अलग कर्तृत्ववान, कर्तृत्व हमारा अलग है, हमारी क्रिएटिविटी उसके हिसाब से अलग है, हमारी एक्टिविटी हमारी अलग है. इफ यू पेंट अ पिक्चर विद इन 3 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस, देन द पेंटिंग मस्ट बी ऑन अ फ्लैट सरफेस. अगर हमको एक पेंटिंग बनानी है तो हमें क्या चाहिए? हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए, चार्ट पेपर कह लो, कैनवस बोल लो. वो कैनवस कैसा होता है? फ्लैट होता है. तो फ्लैट सरफेस है तो हम उस पर पेंटिंग बना सकते हैं. इफ यू पेंट अ पिक्चर with 3 dimensional existence, then the painting must be on a flat surface, merely hinting at the complete 3 dimensional experience that you cannot insert into it. इन अवर एंड तो अभी 3D पिक्चर्स भी बनाते हैं, 3D पेंटिंग्स आपने देखी होगी ना, तो वो 3D का एहसास देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 3D होती नहीं है, बराबर? क्योंकि वो जो कागज है वो तो फ्लैट है, वो सरफेस जो है वो फ्लैट है, उस पे 3D इफेक्ट हम बना सकते हैं, लेकिन वो 3D होती नहीं है. लेकिन वो कह रहे हैं हमारी दुनिया में वी कुड एक्चुअली क्रिएट वॉट एवर डायमेंशनल इफेक्ट्स वी डिजायर्ड. अगर हमारी दुनिया में हम 3D पिक्चर बना रहे हैं तो वो सच में 3D होती है. हाँ, कोई एक फ्लैट सरफेस पे बनाई हुई नहीं होती. ऑल ऑफ दीज एबिलिटीज आर नॉट अवर्स अलोन. और ये क्षमता सिर्फ हमारी है ऐसा मैं नहीं कहूंगा. दे आर अवर हेरिटेज. ये हमें मिला है हमारे पूर्वजों से. तो जैसे हमें हमारे माता पिता, उनके माता पिता, हमारे पूर्वजों से जो भी गुण हमें मिले हैं, वैसे ही श्वेत कह रहे हैं हमें भी हमारे पूर्वजों से ये सारे गुण मिले हैं. दे आर अवर हेरिटेज. एज यू विल सी लेटर इन दिस बुक, यू एक्सरसाइज योर ओन इनर सेंसेस एंड मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज more frequently than it might seem in other states of consciousness than the normal waking one. इसके बारे में मैं और बात करूंगा, लेकिन और ऑलरेडी एक बार उन्होंने हमें बता दी है कि जब हम जगे हुए होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, व्हेन वी आर इन अ कॉन्शियस अवेकन्ड स्टेट, तब हम बहुत लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं. लेकिन सपने में काफी सारी सीमाएं हट जाती है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं. हाँ, स्पाइडरमैन बन सकते हैं, बैटमैन बन सकते हैं, हाँ, वंडर वुमन बन सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं. तो वो पहले ही उन्होंने हमें बता दिया कि ये दोनों रियलिटी एक दूसरे से अलग नहीं है. ये भी तुम्हारी एक दुनिया है, ये भी तुम्हारी एक दुनिया है. इसे तुम्हें ही बनाया है, और ये जागृत अवस्था की दुनिया को भी तुमने ही बनाया है, स्वप्न को भी तुमने ही बनाया है. स्वप्न अवस्था उतनी ही सच है जितनी जागृत अवस्था. इसके बारे में आगे और बात करूंगा. मॅम, या, त्यांनी असं म्हटलंय की हे हेरिटेज मध्ये मिळालेलं आहे किंवा पूर्वजांकडून, पूर्वजन म्हणजे म्हणजे त्या दुनियेतल्या पूर्वजांकडून असं म्हणायचंय का त्यांना? पूर्वजन म्हणजे आपल्या आपल्या एका माणसामधनं एक बाळ जन्माला येतं, म्हणजे एका शरीरातनं दुसरं शरीरात शरीर जन्म घेतो. नॉट नेसेसरीली लाईक दॅट. हम्म.
वारसा म्हणायचंय मला. बरोबर. वारसागत ती क्षमता मिळते. आपल्यामध्ये पण ज्या ताकत है, हमारे में भी जो क्षमताएं हैं, ये हमारे वारसा से ही आई है ना, राईट. तो म्हणतोय आमचा पण हा वारसा आहे. म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांडाचा, प्रत्येक जगाचा राहण्याच्या पद्धतीचा एक वारसा असतो. ते त्यांचं सत्य आहे, हे आपलं सत्य आहे. ती त्यांची रियालिटी आहे, आपली रियालिटी आहे. सो हेरिटेज मीन्स इकडे वारसागत आम्हाला प्राप्त झालेली आहे, असं म्हणणं आहे त्यांचं. हा ममता, बोलो ना. विरासत बोल रही थी. विरासत, यस, विरासत में मिली है. वो कह रहे जैसे आपको आपकी दुनिया विरासत में, आपकी दुनिया ने आपकी क्षमताएं विरासत में मिली है, जिसके आधार पर तुम सब बनाते हो, वैसे ही हमें भी विरासत में मिला है. हमारी दुनिया में जो क्षमताएं हम यूज करते हैं, जो शक्तियां हम यूज करते हैं, वो विरासत में मिली है. शायद आगे और इसको डिटेल में वो समझाएंगे, देखते हैं. All right. Since my own environment does not easily defined physical elements, you will be able to understand its nature by inference as I explain some related topics throughout this book. अब मेरी दुनिया रेक्टेंगल, हाई राइज बिल्डिंग, ऐसा मैं बता नहीं सकता, राइट. मेरी दुनिया में ऐसी चीजें नहीं हैं. लेकिन जैसे जैसे मैं किताब में आगे आगे जैसे जैसे मैं वर्णन करते जाऊंगा, तो आप मेरी दुनिया भी समझ पाओगे. या रेफरेंस से या इन्फरेंस से अपन अ, अनुमान लगा पाओगे. इन्फरेंसेस, अनुमान. हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आ गए हमारे प्रमाण यहाँ फिर से, राइट. ये सब बेसिक्स है, इसके बगैर कुछ समझाया नहीं जा सकता. तो आपका प्रत्यक्ष है तो मेरी दुनिया का अनुमान आप लगा पाओगे. अरे, your own physical environment appears as it does to you because of your own psychological structure. Actually, what Smita is also, I'm getting from her is this, कि ये जो ऐसे सेंटेंसेस है ना, इस पे कॉन्टेम्पलेशन होना चाहिए, इस पे चिंतन मनन होना चाहिए. देखो वो क्या कह रहे, योर ओन फिजिकल एनवायरनमेंट अपियर्स एज इट डज टू यू. आपकी जो भौतिक दुनिया है, हाँ, आपकी जो भौतिक दुनिया है, फिजिकल एनवायरनमेंट, वो जैसे आपको दिखती है, इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर. क्योंकि तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा माइंड के हिसाब से तुम्हें ये बाहरी दुनिया दिखती है, राइट. इस पे चिंतन मनन होना चाहिए. एक्चुअली इस पे देयर शुड बी contemplation and a lot of discussion on this just one line. Then it will become clearer and clearer to us. तो हमारी मानसिकता वैसी है, our psychological structure is such कि हमको वैसा ही दिखेगा. ठीक है. If you gained your sense of personal continuity through associative processes primarily, rather than as a result of familiarity of self moving through time, then you would experience physical reality in an entirely different fashion. फिर से एक मुश्किल वाक्य रचना कहूंगी मैं, बट बात उनकी समझने जैसी है. मुझे क्या लगता है, मैं कल थी, मैं आज भी हूं, राइट. मुझे अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी है. मैं 5 साल की थी, 15 साल की थी, 25 साल की थी, 50 साल की थी. देर इज अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, राइट. तो ये जो कंटिन्यूटी है, मैं ये मुझे क्यों महसूस होती है बेसिकली, ये हमें ऐसा फील क्यों होता है कि मैं ऑल द टाइम थी और ऑल द टाइम हूं. इट इज प्राइमरीली थ्रू associative associative प्रोसेस. मेरे साथ माँ हमेशा है, पिता हमेशा है. मतलब मेरे साथ के लोग, मेरा घर वही है, मेरी गली वही है, मेरा एनवायरनमेंट वही है. इस एनवायरनमेंट के साथ जब मैं खुद को देखती हूँ, इसी वातावरण में खुद को देखती हूँ, इसी लोगों के बीच में खुद को देखती हूँ, तो ये मुझे एहसास होता है कि मैं थी और हूँ और रहूंगी.
है ना, जब तक हूं तब तक रहूंगी। ये जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन के वजह से कंटिन्यूटी महसूस होती है। अगर हम ये एसोसिएशंस को हटा दे तो हमारे अनुभव बहुत अलग रहेंगे। आप किसी व्यक्ति से बात कर लो जिसने 8-10 बार घर बदले हैं, या शायद 10-15 बार घर बदले हैं, और ऐसे व्यक्ति से बात कर लो जो एक ही घर में पला बड़ा है। Can I say something? यस जैस्मिन, ऑफ कोर्स, गो अहेड। हाँ, it is like comfort zone. हाँ, कंफर्ट जोन तो तो है। जो हाँ तो जब when you go out of your comfort zone, then you become creative. या क्योंकि हमको वही पसंद है, वो एक ही घर में आप बोल रहे तो एक घर में रहे because it is comfortable. करेक्ट। But if you want something different, you have to leave that home and go ahead. यस, Like that is an example. That's the गेट इट, comfort zone. गेट इट। हम्म, लेकिन हम्म, वो कंफर्ट जोन भी तुम्हारी क्रिएटिविटी है, और उसके बाहर निकल के भी जो करोगे वो तुम्हारी ही क्रिएटिविटी है, तुम्हारी ही वो रियलिटी है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, सी, if you gained your sense of personal continuity through associative processes primarily rather than as a result of familiarity of self moving through time, then you would experience physical reality in an entirely different fashion. अगर तुम्हारा association change हो गया तो तुम्हारा समय को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा, समय का अनुभव भी अलग हो जाएगा। तो ये जो कंफर्ट जोन जिसको आप बोल रही हो, फेमिलियरिटी, फेमिलियरिटी में तुम रहो या फेमिलियरिटी के बाहर रहो, लेकिन फेमिलियरिटी में कंटिन्यूटी ज्यादा महसूस होती है, और फेमिलियरिटी के बाहर एसोसिएटिव सेशन के हिसाब से हमें अनुभव हमारा होता है, या हमारी फिजिकल रियलिटी हमें बहुत ही अलग महसूस होती है। Objects from past and present could be perceived at once. Their presence justified through associative connections. अरे मेरे पास ये चीज थी, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, राइट? वो चीज के साथ तुमने तुम्हारा जो एसोसिएशन बना लिया है, एक कनेक्शन बना लिया है, और उस कनेक्शन के वजह से कल थी, आज है, कल रहेगी, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये काल तैयार होता है। अगर एसोसिएशन नहीं होता तो क्षण क्षण जीते, अभी हमने पतंजलि योग सूत्र में जो पढ़े कि क्षण और क्रम, इस पर संयम करो, राइट? दैट वाज द 53rd सूत्र, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। क्षण और क्रम पे अगर हमने धारणा, ध्यान, समाधि की तो हमारा अनुभव सिर्फ प्रेजेंट का रहेगा। जब हम किसी जब दो क्षणों को जोड़ते हैं तो एक मूवमेंट बनता है, ये मूवमेंट एक एसोसिएशन हो गया, और ये एसोसिएशन के वजह से हमें कंटिन्यूटी महसूस होती है। हम समय का अनुभव करते हैं, काल का अनुभव करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम हर क्षण को अलग एक पूर्ण अनुभव में, हम हर क्षण में हम जी पाते। स्मिता, इफ यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, प्लीज गो अहेड एंड टेल अस। ओके, सो आई थिंक दिस इज व्हाट ही इज सेइंग बेसिकली। थोड़ा उनका बोलने का तरीका अलग है। ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पास्ट एंड प्रेजेंट कुड बी परसीव्ड एट वंस। कल था, आज है, अलग अलग नहीं, यही क्षण है, यही है अब भी, इस क्षण में सब कुछ, राइट? their presence justified through okay, say that your father, अच्छा एग्जाम्पल दे रहे वो, say that your father throughout his lifetime had 8 favorite chairs। यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे, अगर आपके पिताजी की उनको पसंदीदा 8 कुर्सियां उनकी थी, हाँ, तुम्हारे पिताजी की पसंदीदा 8 कुर्सियां उनकी थी। If your perspective mechanisms were primarily set up as a result of intuitive association rather than time sequence, then you would perceive all of these chairs at one time, or seeing one, you would be aware of the others। अगर हम आठों को अलग अलग नहीं देखते,
अगर हम, जैसे मैंने कहा ना, एक क्षण दूसरा क्षण तीसरा क्षण जोड़ के मोमेंट्स व कनेक्टेड टू फॉर्म अ मूवमेंट, अगर वो नहीं होता, इफ योर परसेप्टिव मैकेनिज्म्स व प्राइमरीली, लेकिन अंतर ज्ञान से अगर हम इस चीज को देखते, इंद्रियों के माध्यम से नहीं, इंट्यूटिव नॉलेज से अगर हम देखते, तो हमको एक ही कुर्सी दिखती, आठों मिला के हमको एक दिखती, वो कह रहे हैं, और एक ही समय पे सारी कुर्सियां दिखती। उस क्षण में एक कुर्सी आठों कुर्सी के बराबर। अगर आत्मज्ञान है तो आत्मज्ञान क्या होगा? यही कि कुर्सियां अलग अलग नहीं है, सबके अणु परमाणु एनर्जी एक ही है। तो एक कुर्सी सारे कुर्सियों को दर्शाती है, और एक समय में आठों कुर्सियां दिखेगी। So we will be intuitive knowledge will make us able, ये अगेन विभूति आ गया यहाँ पे राइट। इट इज सिद्धि वी कॉल इट, बिकॉज नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती, इसलिए सिद्धि या विभूति इसे कहते हैं, लेकिन ये हो सकता है। सो एनवायरमेंट इज नॉट अ सेपरेट थिंग इन इट सेल्फ। तो आप अगर कहोगे कि नहीं, ये दुनिया अलग और मैं अलग, ये प्रकृति अलग और मैं अलग, तो कोई किसी चीज से अलग नहीं है। इट्स नॉट सेपरेट ऑन इट्स ओन, बट द रिजल्ट ऑफ परसेप्टिव पैटर्न्स। लेकिन जैसे हम जिस नजरिए से देखते हैं, वो बदलती दुनिया होती है। जैसे हम देखेंगे वैसे वो हमें दिखेगी। एंड दीज आर डिटरमाइंड बाय साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और हमें कैसे दिखेगी? दैट विल डिपेंड ऑन माई ब्रेन। Isn't this what we read in Becoming Supernatural as well? That you learn to, और दर्शन शास्त्र भी तो यही कहता है, दर्शन करना सीखो। सिर्फ एक चश्मा, जिस रंग का चश्मा डाला है उस रंग से दुनिया तुम देख रहे हो, वो चश्मा हटा दो। Come into complete focus, into complete consciousness, and you will be able to see the thing for what it really is. Yes, स्मिता। स्मिता बोल बोल, माइक ऑन कर आणि बोल प्लीज। सो हा। बेसिकली त्यांना असं म्हणायचं आहे हम्म. की फॉर एक्झाम्पल आपण पास्ट लाइफ, त्यांनी खुर्चीचं उदाहरण दिलेलं आहे, आपण पास्ट लाइफचं उदाहरण, हम लोग पास्ट लाइफ का उदाहरण लेंगे परफेक्ट एग्जाम्पल, यस। कि हमारे लाइफ हमको, बिकॉज हम टाइम लाइन में है, हम सीक्वेंस में है, तो हमें लगता है हमारी पास्ट लाइफ, हमारी प्रेजेंट लाइफ, हमारी फ्यूचर लाइफ। लेकिन आप देर वहां पे न स्पेस है न टाइम है। तो जैसे उन्होंने कहा कि एक कुर्सी देखने से सारी कुर्सियां प्रकट होती है या जानते हैं हम, वैसे ही हमें हमारी सारे लाइफ टाइम्स भी एक क्षण में ही हो रहे हैं। कैसे? जैसे हम अगर सिनेमैक्स जाए तो सिनेमैक्स में धुरंधर भी चल रही है, तिघी भी चल रही है, और कोई पिक्चर भी चल रही है अलग अलग हॉल में एट द सेम टाइम। वैसे ही हमारे सारे लाइफ टाइम्स भी एक वक्त में ही चल रही है। तो वो सारे, वो जो वक्त का डिवीजन है, वो डिवीजन के परे हम जाते हैं, जिसे हम सिद्धि कहते हैं। कि हमें सारी, जैसे गौतम बुद्धा को उनकी सारी पास्ट लाइफ की जानकारी हो गई थी, वैसे ही सारे रियलिटीज की जानकारी हमें मिल सकती है अगर जब हमें सिद्धियां प्राप्त होती है, और जब हम इस रियलिटी में नहीं होते हैं तब। ये रियलिटी में, क्योंकि हमने ये चश्मा डाला है हमारे सेंसेस का, हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और काल और स्थल, now I'm learning to speak Aarti's language and your language. Wow, yay, I'm happy. Yeah. It's a big achievement for me. तो हमारी सारी रियलिटीज उसी क्षण पे होती है। अब इससे पहले
सॉरी, और इससे पहले उन्होंने क्या कहा है कि हमें अगर एक चित्र निकालना है तो हम एक पेपर लेंगे और उस पे हम वो तीनों डायमेंशंस का प्रतीकात्मक शेडिंग और हाइलाइट्स करके उसको हम दिखाएंगे। लेकिन उनके रियलिटी में क्या होता है, उनके रियलिटी में जूम जैसे हम पिक्चर में देखते हैं वैसे, कि अगर उनको बगीचा क्रिएट करना है तो ही जस्ट हैज टू थिंक, उसको सिर्फ विचार करना है और आजू बाजू बगीचा आ जाएगा। तो वो हाँ 3 डायमेंशन में क्रिएट करते हैं। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। बट बराबर है, बिल्कुल सही। और एग्जाम्पल इतना सुंदर दिया आपने स्मिता जी, कि अनेक लाइफ टाइम्स है, वो एक ही समय पे हम वो सारे लाइफ टाइम्स, लेकिन हमें ऐसा अनुभव होता नहीं है। वो समझाते हैं इन द लास्ट 2 वर्ड्स कि ये तुम्हें पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर वैसा है, मानसिकता वैसी है। मानसिकता बदलोगे तो बहुत कुछ देख पाओगे, बहुत कुछ अलग अनुभव कर पाओगे। तो इस सिद्धियां प्राप्ति भी जो हमने बात की, दैट इज यस यस, यू कैन क्रॉस टॉक, नो प्रॉब्लम स्मिता, गो ऑन। तो सिद्धियां प्राप्ति भी जो हमने बात की, दैट इज बिकॉज वी हैव चेंज्ड अवर साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर वेयर अवर कॉन्शियसनेस वॉज डिवाइडेड। 1000 चीजों पे हमारा ध्यान पड़ा हुआ है, हमारा चित्त जो है वो पूरी इधर उधर बिखरी हुई है, स्कैटर्ड एनर्जीज। इन सब को जब हमने इकट्ठा कर ली तब ये संभव हो पाया। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने क्या किया, बदल डाला। हमने कॉन्शियसनेस के बारे में, योग सूत्र पढ़ने के बारे में, कॉन्शियसनेस के सिर्फ 2 गुण धर्म सीखे हमने। ओनली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्शियसनेस है, आइदर इट कैन बी फोकस्ड और इट कैन बी स्कैटर्ड। These are the only 2 characteristics, qualities of a consciousness. So how is our consciousness? It is scattered, इधर उधर यहाँ वहां, और इसलिए हमारे अनुभव उस हिसाब से है। अगर कॉन्शियसनेस को हम एकाग्र कर दे, फोकस कर दे, कॉन्सेंट्रेट कर दे, तो हमारे अनुभव, हम भी 3 डायमेंशनल क्रिएटिविटी शायद कर पाएंगे। हाँ स्मिता, तू काहीतरी म्हणत होती, बोल बोल। No, I was saying exactly the same thing as you were. Right. But और एक पॉइंट मुझे याद ऐसे आया कि I missed it. Sorry, I missed it. It's okay. It's okay. You'll remember. You'll remember. Oh, it's almost time up also. So ये बात ध्यान में आ गई कि हमें क्षणिक अनुभव नहीं होता, हमें काल और गति का अनुभव होता है, क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी है। अगर हम क्षण का अनुभव करना चाहे तो हमारी मानसिकता अगर बदल देते हैं तो क्षण का हम अनुभव हमें डेफिनेटली हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। एंड आगे वो पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ और वो कहते हैं, सो इफ यू वांट टू नो व्हाट माय एनवायरनमेंट इज लाइक, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। आपकी मानसिकता के हिसाब से आपकी दुनिया है। अगर आपको मैं समझता हूं तो आपकी दुनिया को समझ पाता हूं। तो अगर मेरी दुनिया को आपको समझना है तो मुझे समझना होगा। Alright, this is the beginning of his next statement, but यहाँ पे एक कनेक्टिविटी देकर मैं स्मिता आठवलं, मैं रोक रही हूँ, बोल बोल। Isn't it very empowering कि आज तक हमें लगता था कि मेरी परिस्थितियों की वजह से मैं हूँ, तो मेरे पिताजी ने मुझे वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेने दी, मेरे ससुराल के लोग ऐसे हैं, या मेरे आजू बाजू के लोग ऐसे हैं, और इसलिए ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, हम पूरी तरह से ब्लेम गेम खेलते हैं। लेकिन आज हमें ये पता चल रहा है कि हमारा सब कुछ हम क्रिएट करते हैं, तो उस सब कुछ में हमारी रियलिटी आती है, और हमें सिर्फ हमारी सोच बदल के हमारे रियलिटी को चेंज करना है, तो हमें वो पंख आ जाएंगे जो हमें चाहिए, जो हमें जिसने हमें बंधा है, वो सारी लिमिटेशंस को हम तोड़ सकेंगे। आज ही सबसे बात करते वक्त मुझे ये ख्याल आया कि ओह वाओ, मैंने इतने सॉरी टू से माय मदर इन लॉ वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग पर्सन, बट हाँ, वो कंट्रोल में रखना, और फिर वो सब तोड़ दिया उन्होंने जब मैंने
मेरी मानसिकता बदली तब। हम्म, ओके, तो सिर्फ मानसिकता बदल के, आई मीन थैंक यू आरती, यू रिमाइंडेड मी ऑफ माय पावर टुडे, कि और हम सब में ये पावर्स है कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी इट्स ब्यूटीफुल, सो यस, ब्यूटीफुल। एब्सोल्युटली। योग सूत्र के आज का जो हमने आखिरी सूत्र पढ़ा उसको, और जहां पे मैंने आपको उपनिषद का रेफरेंस दिया, फिर से याद दिला दूं। जब तक ये एकाग्रता, ये मानसिकता बदलती नहीं है, जब तक हम एकाग्र चित्त में आते नहीं, दुख रहेगा। दुख का अंत करना है तो हमें एकाग्रता में आना होगा। ओनली व्हेन वी चेंज द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस will the nature of our reality change. We will go from suffering to not suffering. And that is all the ultimate aim. But you know what, Smita, मेरे and friends, मुझे एक बात उनकी अच्छी लगी कि यहाँ पे तुम वो सीखने आए हो। पृथ्वी तत्व पे ये 3 डाइमेंशनल दुनिया, ये जो जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी मेरे जिंदगी में है, ये मैं बना रही हूं। दैट इज मेकिंग मी फील वेरी एम्पावर्ड, स्मिता, like you said, that this is why I am here. I am here to understand that I am a creator and I create my reality. That's the ultimate lesson, that I create my own reality. है ना? Oh, wonderful. आज बहुत मजा आया, स्मिता, थैंक यू। बाकीच्यांनी पण बोला काहीतरी, आपको क्या लगता? जी, आता स्मिता जे म्हणाली आणि आरती आणि तुम्ही जे म्हणाला की आपण आपल्यामध्ये चेंज केले किंवा क्रिएटिव्हिटी चेंज केली, तर कालच्या योगसूत्राप्रमाणे आपल्याला लवकरच निमंत्रण येऊ शकतं, मग आपण जर आपल्यामध्ये बदल केले तर. तुला फक्त ते स्वप्नात आपल्याला नक्की येणार लक्ष आहे. द्यायचं नाहीये. त्याच्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं नाहीये फक्त. तुला स्वप्नामध्ये येणार आहे, तुला बोलवणं येणार, आणि तू त्यांना सांगणार आहे मी नाही बघणार आहे. मी नाही बघणार. येस. I'm not going to entertain you. So there was this one sutra, Smita, which we read about, where he says that when you reach that state of higher consciousness, no, even the gods and the people from other dimensions will come to invite you कि भाई स्वर्गलोक में आ जाओ तुम, वाह वाह तुमने, your you come to our dimension. So he says that don't fall for that trap. Because the aim of our consciousness is to merge with the cosmic consciousness and not keep roaming in different dimensions. We want to put an end to our own individual consciousness. So that is why he says that ते रेफरन्सनी सुचित्रा म्हणते की स्वर्गलोकातून निमंत्रण येणार आहे. And we are supposed to reject it. बोल स्वाती. आपण म्हणतो म्हणजे आपण प्रारब्ध घेऊन जन्माला आलेलो आहे. म्हणजे आपण माणसाचा जन्मच का घेतो, तर ज्या कर्मबंधनातून सुटण्यासाठी. आणि मग आपण इकडे आल्यावर आपल्याला समोरचा माणूस दुष्ट वाटतो किंवा प्रेमळ स्वाती, वाटतो. तुझा आवाज खूप लो येतोय. दुष्ट वाटतं, प्रेमळ वाटतं, मग मग काय नाही, माईक त्यावेळेला जवळ. त्यावेळेला ते आपलं सिच्युएशन असतं किंवा आपल्या त्यावेळेला ते कॅरेक्टर असतात, म्हणून आपल्याला वाटत असतं हे आपण नेहमी म्हणतो ना. तोच प्रकार झाला ना, म्हणजे क्रिएट काय करतोय, आपणच करतोय, आपणच समोरच्याला आहे. तर तसं त्यांनी म्हटलेलं आहे की ती ऍबिलिटी तुमच्यात आल्यावर लेखक म्हणतोय की तुम्ही मला ओळखायला लागाल, तोपर्यंत तुम्ही मला ओळखू शकणार नाही. म्हणजे तेवढा आपल्याला हायर कॉन्शियसनेसला जायला पाहिजे. हो, नाही 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 स्वाती, ते म्हणतायत की तुमच्या मानसिकतेवरनं तुमचं जग मला समजतंय. तुमची मानसिकता जेव्हा मला समजली, तेव्हा तुमचं जग कसं ऑपरेट होतं हे मला कळलं. तर जर तुम्हाला मला समजून घ्यायचं आहे, तर अरे माझ्या जगाला समजून घ्यायचं आहे, तर तुम्हाला मला समजायला लागेल. म्हणजे जसं त्यांनी आपली मानसिकता ओळखली, तसं आपल्याला त्यांची मानसिकता ओळखायला लागेल, तर आपल्याला त्यांचं जग कळेल. तर ते आता ते मी कोण आहे, तर ते त्याचं सगळं ते वर्णन देतील आता आपल्याला.
आपल्याला स्वतःमध्ये तेवढा कॉन्शियस चेंज करायला पाहिजे, ज्याच्याने आपण शेतला ओळखू शकू. असं नाही म्हणत आहेत ते. तर ते म्हणजे आपण समाधी अवस्थामध्ये गेल्याशिवाय शेत आपल्याला कळणार नाही, असं नाही म्हणत आहेत ते. ते म्हणतायत की तुमची मानसिकतेप्रमाणे तुमचं जग मला कळलं. तुमच्या मानसिकतेमधनं बघितलं तर तुमच्या जगाशी मी कम्युनिकेट करू शकतो. तसंच तुम्हाला जर मला समजून घ्यायचं असेल, तर माझं जग तुम्हाला, अरे आय एम सॉरी अगेन उलटा. माझं जग जर समजून घ्यायचं असेल, तर तुम्हाला मला समजायला लागेल. मी कोण आहे ते तुम्हाला कळायला पाहिजे. सो आता पुढे ते देतील की ते कोण आहेत. आणि शेतला समजायचं असेल तर आरती मॅडमना आणि स्मिताला ऐकत राहणे, तरच ते आपल्याला समजणार आहे. पण मला स्वाती तुझी एक एक मुद्दा मला पटला, की आपण त्या कॉन्शियसनेसच्या लेवलला आलो नसतो, तर आपण हे पुस्तकच हातात घेतलं नसतं. बरोबर आहे. तर फ्रॉम दॅट ऍस्पेक्ट तुझा मुद्दा एकदम बरोबर आहे. की कुठेतरी ते कॉन्शियसनेसचं एक्सपॅन्शन असल्याशिवाय आपण ही पुस्तकं हातच नाही लावणार. लाखो त्याच्याशिवाय शेत आपल्या समोर आलेच नसते. शेत आपल्या समोर कशामुळे आलेत की आपली लेवल आपण वाढवलेली कुठेतरी आहे. त्यांना समजून घेण्याची समजून घेण्याची क्षमता आपली ती पोचलेली आहे. असं असं आपण छान स्वतःला म्हणूया. स्वतःला म्हणून घ्यायचं. येस विजय, ती रेकॉर्डिंग थँक्यू. कर ना बंद आता. Okay. Okay, friends, thank you so much. And we will stop over here and I will see you in the next class. Bye bye. Thank you. कुठे आहे? अरे त्यांचं ना सगळं, हा ओके.